भागती दौड़ती जिंदगी में भौतिकवादिता बढ़ रही है और भौतिकवादिता की आंधियों में ये देखिए हम जैसे गुजर रहे देखिए खंडर। ये पुराने किले हैं, ये पुराने किले नहीं, इनको बंगले कहेंगे। ये पुराने बंगले हैं जो आज खंडरों में तब्दील हो चुके हैं और इनको देखकर लगता है कि अपने अपने दौरे हुकूमत में, यानी एक ज़माना हुआ करता था कि जब ये इनका अपना एक रसूख हुआ करता होगा, एक रुतबा हुआ करता होगा, इनकी एक पोजीशन रही होगी, लेकिन आज पूरा का पूरा जो रसूख है वो डैमेज हो गया, खंडरों में तब्दील हो गया है। और ये खंडरों में तब्दील होते ये बंगले अपनी दास्तां बताते हैं, अपनी कहानी कहते हैं। इनकी कहानी को समझने के लिए आज हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पूर्व इतिहास क्या रहा है, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। उधर भी लगाइए कैमरा, ये देखिए किस तरह से इनकी दीवारें चीख चीख के कुछ दास्तां बयां कर रही है। लेकिन उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे लोगों से बात की जाए जो इसकी गहराई को समझते हैं, जो इसका पास्ट इतिहास को जानते हैं। और एक शख्स यहाँ पर मिले हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपना नाम बताइए। सुलेख है जी। सुलेख जी, आप यहाँ क्या करते हैं? आप यहाँ क्या इस पूरे खंडर में क्या कर रहे हो? फिलहाल तो मैं घास के जड़ी बूटी पत्ते ले रहा था। अच्छा, जड़ी बूटी पत्ते लेके। आप ये बताइए, ये जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं बंगले, इनके बारे में कुछ जानते हो? इनके बारे में तो जानता हूँ जी मैं। जब हम हड़वे थे तो यहाँ साहब आया करे थे, उनके डेरे पड़क रहे थे। डेरे पड़ने में और 5-7 उनके पास चौकीदार भी रहे थे साफ सफाई के लिए। जो बेलदार जो नहरवाई में पानी पूनी ना जो टोटते थे वो उनके ड्यूटी लगी हुई थी। और यानी नहर के जो अधिकारी थे, हाँ, वो यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी उनके बंगले थे। उनके थे। थोड़ा बताइए ये किस तरह का बंगला था, ये कैसे बंगला था, वो कैसे था, थोड़ा इनको बताइए। आ जाइए हमारे साथ चलिए। इनमें तो साहब ही रहे थे, तो जी साहब तो थे, इनमें रहते थे। अच्छा, वो दौर भी आपको याद है जब ये अपने पूरे उरूज पे था? मतलब एक शान और शौकत थी इस बंगले की, यहाँ पर अच्छी स्वच्छता, अच्छा ठीक। उस टाइम पर तो बहुत अच्छे जगमग रही थी यहाँ से। अब तो खंडर होगा। आगे आइए, अब देखिए खंडर, क्योंकि ये बंगले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि मैं इतना खंडर में तब्दील हो जाऊंगा और आज मेरी कोई केयर करने वाला भी नहीं होगा। और ये देखिए आज ये कितनी गंदगी से लबरेज है और ऊपर पूरे तौर से ये समझिए कि ये पूरे तौर से ख़त्म हो चुका है। फिर भी अपनी एक ऐसी दास्तां बयां करता है, अपने रसूख को बताता है। और कुछ बताइए इसके बारे में। बस और तो ये है जी। अच्छा, ये जो बंगला था ये किस तरह के अधिकारी थे इसमें जो रहते थे? साहब बड़े लोग थे। मैं साहब जो नहरवाई के जो इंचार्ज थे, बिल्कुल डिप्टी है। अच्छा, ये 1947 से पहली बात कर रहे हैं आप या बाद की बात? देखो जी, इस सारे वन में बता रहा, मैं तो मन पड़ा जी, पर मुझे से एक जानकारी है जो मैंने यहाँ खुद देखा है। अच्छा ना, एक हवादार ये बंगले रहे होंगे। और इनमें जो थे ये है ना, ये तो इनमें शाम को ऐसा आता है जब झूले। अच्छा, कौन लड़के आते थे इनमें झूलने के लिए? गांव वाले आते थे। अच्छा, बाद में जब ये खंडर बन गया? नहीं, जब तक भी सही था। अच्छा, ये इतना खंडर कब से बना है? ये तो अभी 5-7 साल तक टूटा। तो आपने कभी ऐसा भी देखा है कि बड़े अधिकारी उधर, छोटे साहब इधर और उसके अलावा और उधर भी हैं, तो थोड़ा सा कुछ जानते हो इनके बारे में? कभी आपने देखा है कि उनको आते हुए यहाँ पर? हाँ देखा, जब तो हम बहुत हड़के चौके थे, हो जाने का थी जब वो आखिर थे। अच्छा, जड़ौदा पांडा से ही हो आप? हाँ, यहीं के रहने वाले हम। अच्छा, उस दौर में जब वो आते थे तो आम आदमी भी अंदर एंट्री कर सकता था? आम आदमी नहीं आ सकता यहाँ के अंदर। जैसे आज आप कोई भी निकल लिया, कोई भी आकर बढ़ गया, ऐसे नहीं आता सकता। यानी उनका दबदबा इतना था या वो मना करते थे? नहीं, दबदबा था, डर के माने लिखने थे। डरते थे लोग? डरते थे उनसे। अच्छा, उनकी वेशभूषा, कुछ खान पीन, रहन सहन, कुछ उसके बारे में भी जानते हैं आप? खान पीन का मेरे थोड़ा। अच्छा, उनका वेशभूषा, ड्रेसिंग, ड्रेस वैसी थी जैसे ड्रेस तो उनकी चेंज रही थी, उसी जैसा आप रहे ऐसे ही रहती। मतलब अब रहते हैं या पहले रहते थे? नहीं, जब हमने देखे तब की बात है। और हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो बंगले हैं, वास्तव में 1947 से पहले का पूरा एक माहौल क्या रहा होगा उस दौरान। ये बंगले के अंदर घुसना तो बहुत दूर की बात, लोग ये जो राजबाग जो नहर है उसकी नहर के ऊपर भी चलने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि ये गुलामी का दौर था 1947। और अब 1947 आज़ादी का दौर है। अब यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। उसके बावजूद भी ये जो खंडर नुमा ये बंगले हैं, ये बताते हैं कि सदा कभी किसी की रही है ना कभी किसी की रहेगी।
जब इन बंगलों का उरूज रहा था तो वो लोग जो यहाँ पर अपने शान और शौकत रुतबे से रहते थे, उन्होंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया होगा, ये विजुलाइज नहीं किया होगा। लेकिन आज ये बंगले भी अपनी बदहाली पे रो रहे हैं। आज ये बंगलों को भी कोई देखने वाला नहीं है, इनकी तरफ कोई नजर भर के देखने वाला नहीं है। हालांकि ये टूटे फूटे, ये खंडर में तब्दील हुए बंगले एक शान और शौकत की दास्तां बताते हैं। लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी में, इस चलती भागती जिंदगी में और इस हाईटेक दुनिया में उलझती जनरेशन को इतनी फुर्सत कहाँ है कि इनकी दास्तानों को वो अपने आप समझने की कोशिश करे। और ये ऐसा एक दौरे हुकूमत रहा है अंग्रेजों का, जिसमें कहते हैं कि उनके हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, कभी सूरज नहीं ढलता था, इतना बड़ा साम्राज्य उनका होता था। लेकिन 1947 के बाद आज हिंदुस्तान आज़ाद है। आज कोई भी हिंदुस्तानी कहीं भी जा सकता है, उसको संवैधानिक अधिकार पूरा प्राप्त है। और खासकर ऐसे लोग जो आज कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार उनको अभी इतने प्राप्त नहीं है, अगर वो अपने बड़े बुजुर्गों से जानेंगे, बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे 1947 से पहले, वो बड़े बुजुर्ग वो बताएंगे कि अंग्रेजों की एक अलग दुनिया होती थी, उनके अधिकारियों की अलग दुनिया होती थी, उनके कर्मचारियों की अलग दुनिया होती थी। उस दुनिया में जाना इतना आसान नहीं होता था। आम हिंदुस्तानी उन तक अपनी अप्रोच नहीं कर सकते। क्लास या 4th क्लास के जो उनके कर्मचारी होते थे, ये उनके लिए है, क्योंकि ये लास्ट में बने हुए हैं, एक दूसरे छोर पे बने हुए हैं। ये अलग छोर है, इसको बहुत नज़दीक से अगर देखा जाए तो ये भी अपनी बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। और ये भी एक बंगला है, हालांकि छोटा है। और इस बंगले में देखिए और किस तरह से पीपल की जड़ों ने कैसे अपनी जगह बनाई है। और यहाँ पर ये देखिए कि पीपल की जड़ें दीवारों से निकलती हुई अंदर चली आई। अब इनकी कोई केयर टेकर इनका कोई नहीं है और इनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ निशानियां अभी बाकी हैं 1947 से पहले उस दौर की, अभी कुछ निशानियां बाकी है। ये इन बंगलों को देखने के लिए आपको उस दौर में जाना होगा जब लोगों के पास झोपड़ियां होती थी और रहने के लिए कोई, आज तो बहुत आलीशान मकान है, कोठियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। लेकिन ये बंगले, आप इनको तब के बारे में समझिए जब लोग रहने के लिए उनके पास छत भी नहीं होती थी। तब क्या रसूख, क्या पोजीशन, क्या इमेज रही होगी इन बंगलों की, और क्या रसूख रहा होगा इन बंगलों का। और 1947 से पहले का ये दौर बताता है। हालांकि खंडर हो चुके हैं, खंडरों में भी कहीं ना कहीं ये अपनी एक दास्तां कहते हैं। इन खंडरों में क्या आप महसूस कर सकते हैं, ये तो अपना अपना नजरिया है, अपना अपना तजुर्बा है, अपना अपना विजुअलाइजेशन है। किस तरह से इसको आप सोचते हैं, किस तरह से आप इसको महसूस करते हैं। एक साथी यहाँ पर लोकल के हैं, उनसे, अच्छा जैसे ये छोटे, इनमें भी कभी किसी को देखा है आपने? हाँ, इनमें रहने वाले थे जो चपरासी रहते ना, वो रहे थे इनमें। अच्छा, चपरासियों के लिए भी इतने अच्छे हाँ, बंगले? इतने थे उनमें जो चपरासी रहे थे, जो यहाँ काम कर रहे थे, इसमें सफाई कर रहे थे। इसकी जो ये सेक्टर बने आ जहाँ सेक्टर नूक निकाल दिया, एक नूक निकाल दिया, तो इसमें साफ अच्छा, सफाई। पहले तो यहाँ पर रास्ते मतलब थोड़े हाइट पे होंगे रास्ते हाँ कुछ नेड़े थे, तो उन्हें ऐसे सेक्टर बना दुबड़े थे गए जिससे का आदमी बिल्कुल साफ सफाई इधर देख के बताओ। सफाई रखे थे बहुत अच्छी तरह। इसमें ऐसा जो है आप जब पेड़ा रहा है था। अच्छा, आपने देखी है वो साफ हाँ, सफाई? देखो खूब पूरी। अच्छा, वहां से अगर कोने से खड़े होके देखते थे आप तो बिल्कुल चकाचौंध चमका था। अच्छा, कभी आपका मन भी चाहता था कि यहाँ पर घूमूं? हाँ, खैर घूमने दीजिए पर कौन बढ़ने देता। अच्छा, कौन रोकता था आपको? और वहां से रोकने थे जो बेलदार थे, उनमें भी सख्ताई करे थे हम लोगों पर, वो भी रोके थे। मतलब हिंदुस्तानी कोई भी नहीं आ सकता था? हाँ, तो कुछ दिन के बाद उनका नहीं, जाने के बाद तो कोई भी आ जाएगा। तो फिर जब कोई भी आओ लगा, कोई जाओ लगा, फिर तो कुछ खंडर होगा इसका। एक देखी हमने जब यार बिल्कुल मौजूद अच्छी थी, कंडीशन बढ़िया, बहुत जी लगा था। आसपास के जाने आने वाले रास्ते के भी रुक के यहाँ से लड़का था, यहाँ से उसको पानी पी के जाया करे थे। खैर, इन खंडरों को, इन बंगलों को 1947 से पहले इन बने बंगलों को जो आज खंडरों में तब्दील हो चुके हैं, अल्टीमेट ओपिनियन सिर्फ इस रिपोर्ट को इसलिए बनाना चाहता है, बताना चाहता है लोगों को कि हर दौर एक जैसा नहीं होता। हर दौर में कहीं ना कहीं बदलाव होता है, तब्दीलियां होती रहती हैं। ना कभी कोई परमानेंट कल था, ना आज है, ना कल रहेगा।
क्योंकि लाइफ कभी परमानेंट नहीं होती, हुकूमत भी परमानेंट नहीं होती और रसूख भी परमानेंट नहीं होते, लेकिन लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुछ यादें हैं जो रह जाती हैं, कुछ यादें हैं जो नहीं रह पाती, लेकिन अभी भी इस शानदार लोकेशन की खंडरों में तब्दील हुए इन बंगलों की बहुत अच्छी कुछ यादें अभी जिंदा हैं, जो बताती हैं कि वो लोग कितने नाज़ो अंदाज में, कितने रसूख में और कितने शाहाना अंदाज में, कितने अच्छे तरीके से रहते होंगे। ये बताइए, एक जो खंडरों में तब्दील हो चुके ये बंगले जो अंग्रेज़ों के थे, तो वो जो दौर आपने देखा है, इन बंगलों का रुतबा जो देखा है, उसको बताइए कैसा था? अंग्रेज़ जब आते थे तो आप आम हिंदुस्तानी के लिए क्या समस्या थी? वो अंदर आ सकते थे या नहीं आ सकते थे? बोल। हाँ, इसमें तो इसमें डेटा भी होता, यहाँ रहना सहना भी था, 8 दिन 15 दिन रह जाते, उनको डेरा भी होता, बैल का बैल बुग्गी भी होती, सारी तो बैल की गड्डी भी आई होती। अच्छा, मतलब आम हिंदुस्तानी की एंट्री नहीं होती थी? हाँ, यहाँ से हिंदुस्तानी सारी बढ़िया थी। आप बताइए, आप कुछ पता है यहाँ के ये बारे में? लोग यहाँ से जब ऐसा था तो यहाँ ये अंदर नहीं आने देते। यहाँ का तो ऐसे पहले थे, यहाँ संकल थी, संकल इधर भी थी उधर भी थी, कोई गांव का आदमी नहीं आ पावा था। और यहाँ के जो आदमी साहब आवते पहले, बड़े बड़े अंग्रेज या कोई भी आवता, तो गांव में से किसी आदमी को ले बुलाया के तो वो नौकरी की ढाल काम करता यहाँ, और उसे टक्का देते या क्या देते वो तो मुझे पता नहीं क्या देते। तो यहाँ से जो रहने वाले हिंके थे, जो वैसे थे आदमी, अगर भाई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कारत्या करते। लेकिन ताऊ जी तो कह रहे हैं कि आ जाते थे ये लोग। नहीं आवे थे, हमें खुद पता आवा थे उनके जाने के बाद। हाँ, उनके जाने के बाद आवे थे, जब अंग्रेज अच्छा, जब वो चले जाया करते थे तो चौकीदार तो थे ना? हाँ, उनके पास आवे थे। अच्छा, वो चौकीदार जो है वो हिंदुस्तानी थे या अंग्रेजी थे? वो भी? नहीं, चौकीदार जो थे वो हमारे वाले थे, हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी थे, पर बाकी ये नहीं आवे थे लोग। अच्छा ताऊ जी, आपको उस टाइम लगता था कि ये जो खंडर हैं, ये जो इतने आज खंडर बन चुके हैं, ऐसे खंडर बन जाएंगे? नहीं, नहीं, ये तो ऐसी चीज थी, तो देख कर जी लगा था उस टाइम पे, बहुत बढ़िया जी। ये लगा हमारे आगे खुद पंखा जो चला था वो बड़ा, किस तरह से चलता था? वो रस्सी तक खींच के चला था पंखा। आप भी बताइए, पंखा कैसे चलता था? कहाँ? पंखा तो शायद रस्सी तक खींच के चला था। खींचता था। अच्छा, उसमें बाहर बैठता था वो हाँ, पंखा वो- खींचने वाला या अंदर? नहीं, वो बाहर- वो बाहर रहा था साइड में, बाहर रहता, साहब जो रहे थे वो भीतर रहे थे। वो भीतर रहता साहब। पंखा बहुत अच्छा था, कपड़े का। खींचता था डोर। वो तो खंच पे अच्छा, जाता उसकी था। कितने घंटे की ड्यूटी होती थी? 8 घंटे की ड्यूटी थी उसकी। 8 घंटे की। हाँ जी, तो वो जो पंखा खींचता था वो हमारा इंडियन माने भारतीय होता वो था? भारतीय था, वो भारतीय था, जो पंखा खंचा था वो भारतीय था, और बाकी जो काम था और उनका था। अच्छा, थोड़ा बताइए उनका रवैया कैसा था? मतलब यहाँ लोगों के बारे में, जो जैसे आप अपने जानवर चराते थे, कुछ और काम करते थे, तो कभी क्या आपसे भी बात करते थे जो अधिकारी थे, साहब थे जो? मैं कोई नहीं बात कर रहा था, बात- बात नहीं कोई भी कर रहा था, बात करने का टाइम ही नहीं देते। मैं इनका तो अगर जो वहाँ साइड में शंका लग रही है और यहाँ शंका लग रही तो इनको आना जाना बंद था उन लोगों के लिए। जो जिस तरह आज हम यहाँ बैठे ना, हमने जहाँ मैंने नहर काट ली और नहर काट के तो उस पर तारीख दे दी, तो उनका जो साहब होता है यहाँ से, तो सब काश्तकार जो थे वहीं आए होते, फिर उनकी तारीख लेते फिर यहीं से। वो किस तरह से? मतलब तारीख मैंने उस पर सामान काटते थे, उसका सामान जुर्माना यानी कि ये जुर्माना था उसमें? हाँ, उस पर जुर्माना। हाँ, नहर काट ली हमने, और उसमें नहीं, वो पानी तो किसानों के लिए ही तो था। तो उस चोरी के लिए तो नहीं था, मैंने किसानों के लिए वो था जो बम्बे दे गए थे, उनके घंटे यूज थे, आपके 2 घंटे किसी के 4 घंटे, उस हिसाब से। अच्छा, ये बताइए, जैसे वो दौर और अब के दौर में आपको क्या फर्क लगता है? आप आज कितनी आज़ादी महसूस करते हैं? आज आज़ादी तो बढ़िया है जी, आज तो सब कुछ खुले हैं सब। अब तो के हिसाब से सब खुशहाल है बेचारा। एक ज़माना हुआ करता था, हालांकि बड़े बुजुर्ग हैं, 90 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है, वो प्रॉपर बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो बराबर में खड़े हैं उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। वो एक ऐसा दौर हुआ करता था जब आप आम हिंदुस्तानी की एंट्री तो बहुत दूर की बात, दूर से खड़े होकर देखने तक की उनको इजाज़त नहीं होती थी। एक ऐसा ज़माना था 1947 से पहले, और अंग्रेज़ों की वेशभूषा और उनकी तरफ देखने की हिम्मत वो कभी जुटा नहीं पाते थे। और ये बताए हैं अभी जो बुजुर्ग हैं कि अगर यहाँ पर कोई हम जानवर चराते थे, अपने डंगर लेके जाया करते थे, तो अगर हल्का भी कट गया तो हमें प्रॉब्लम होती थी, समस्याएं होती थी।
तो एक जो हिंदुस्तानी होते थे उनके 4th क्लास के जो चपरासी 4th क्लास के जो भी लेबर क्लास होती थी वो हिंदुस्तानी होते थे, लेकिन जो उनकी A1 क्लास होती थी वो अंग्रेज़ होते थे। और इस रिपोर्ट को दिखाने का मतलब ये है हमें अपने दर्शकों को कि 1947 से पहले के कुछ ये बंगले, ये खंडरों में तब्दील हुए बंगले बताते हैं कि जो रुतबे होते हैं, जो पोजीशन होती है, जो शान व शौकत होती है, वो ऐसा लगता है कि हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा हमेशा ना रही है, ना कभी रहेगी। और आज करंट क्राइम के विशेष रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा भी हमसे जुड़ गए हैं इन्हीं बंगलों की बदहाली और इनके रसूख के बारे में जानने के लिए। वेलकम सर, बताइए कि अपने ज़माने में ये जो आज खंडर में तब्दील हुए बंगले, क्या इनका रुतबा हुआ करता था? ये सन 47 से पहले जो ये बंगले थे, ये एक अदालत थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो आज SC एक्शन वगैरह ये अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर मुकदमे सुने जाते थे नहरवाई से संबंधित। अच्छा, किस तरह से लोग आते थे, कैसे उनको यहाँ पर बुलाया जाता था, वो सब चीज़ें तफसील से बताइए सर। नहरवाई के संबंध में जैसे आजकल लोग कहते हैं ना वारंट चले गए, तो उस टाइम तमान बोलते थे, वो तमान उन पर जाते थे तारीख के लिए कि आपकी उस तारीख है। तो यहाँ पर तो लोग बाग अंग्रेजों से इतने डरते थे, आते हुए यहाँ घबराते थे, तो उनकी यहाँ पर तारीख लगती थी। हमारे क्षेत्र में 4 जगह थे, एक तो सलेमपुर, एक टिकरोल, एक जोड़दा पांडा और एक बिराड़सी। अच्छा, जो बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठते थे उनका थोड़ा रुतबा कैसा होता था, मतलब और रवैया हिंदुस्तानियों के लिए कैसा होता था, ये भी समझाइए सर। ये जो बंगला है, ये एक बहुत ही आलीशान आइए सर इधर। कोठी हुआ करती थी, बहुत ही आलीशान। और यहाँ पर IAS PCS स्तर के अधिकारी आते थे। अच्छा, वो जो अधिकारी थे वो सारे अंग्रेज हुआ करते थे या कुछ इंडियन भी होते थे? भाई सन 47 से पहले तो यहाँ पर अंग्रेजी आते थे, उसके बाद इंडियन भी आने लगे थे। जब तक ये ठीक ठाक हालत में थी, ये तो सन 90 के बाद बदहाली की तरफ गई। सन 90 के बाद खंडर हुआ है। अच्छा, जैसे आप एक रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, आपने जियोग्राफिकल नज़रिए से भी यहाँ बहुत जानने की कोशिश की होगी। तो जैसे लोग बाग इन रास्तों से गुजरते थे, अभी कल हमें एक बड़े बुजुर्ग ने बताया कि वो हिम्मत नहीं होती थी लोगों को, उसके बारे में बताइए। इस ये जो सड़क थी ना, पहले सड़क नहीं थी, इसके दोनों तरफ वो लोहे के खंभे गड़े हुए थे और उसमें शंखल बांध का ताला लगा दिया जाता था। तो जो यहाँ इसका आम रास्ता नहीं, इनको गुजरने नहीं देते थे। एक विशेष परमिशन ली जाती थी नहरवाई विभाग से इस रास्ते से गुजरने के लिए, रास्ते से भी गुजरने के लिए। हाँ, इससे कोई वाहन पैदल तो हम जा सकते थे, मगर हम कोई वाहन जैसे पहले गाड़ी हुआ करती थी तो अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते। कच्चे थे कि पक्के? ये रास्ते पर कच्चे थे। कच्चे थे। अच्छा, हाँ। उसकी वजह क्या थी, ऐसा क्यों, कितनी पाबंदियां क्यों थी आम आदमी के जाने के लिए? भाई ये जो नहरवाई विभाग है उसकी अपनी पर्सनल सड़क ये थी, सड़क थी, ये कोई आम रास्ता नहीं था। अच्छा, जैसे आप एक रिपोर्टर हैं, उस जमाने की उन बंदिशों और आज की आज़ादी, तो अगर कंपैरेटिवली बात करें तो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, आज तो हम बहुत खुशहाल हैं। उस टाइम तो बहुत बंदिशें थी, आदमी जो है कोई भी आज़ाद अपने को महसूस नहीं करता था। आज आज़ाद तो हम हैं और किसी तरह की कोई बंदिश नहीं हमारे ऊपर। IAS अधिकारी स्तर के अधिकारी आते थे, वो बैठते थे IAS PCS। और यहाँ इधर इसमें कैमरा इधर इसमें छोटे अधिकारी बैठते थे और ये उधर कर्मचारी निवास होता। IAS PCS हाँ। इस तरह के नहीं। हाँ। और ये वाला ये कर्मचारी बैठते थे। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि आम अदालत थी, हाँ। जैसे आज बिल्कुल शहरों में होती थी, गाँव में होती थी। बिल्कुल ऐसे ही होता था। इसमें PCS स्तर, IAS स्तर के, इसमें PCS स्तर के। ये घुड़साल है, घुड़साल। अच्छा, उनके घोड़े रहते थे हाँ। यहाँ पर। अब पहले आवागमन के साधन तो थे नहीं, कुछ घोड़ों पे आते थे, घोड़े रखते थे, तो यहाँ पर घोड़े रहते थे। अच्छा, और घोड़े भी बंगलों में रहते थे उनके? हाँ, तो यहाँ पे ये घुड़साल है उनका। और ये जो उसके कर्मचारी होते हैं ना, घोड़ों की सेवा करने वाले, देखभाल करने वाले, वो रहते थे यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए और कैमरा लगाइए कि उनके घोड़ों के लिए भी बंगले हुआ करते थे। इन बंगलों में उनके घोड़े रहा करते थे। और एक वो देखिए, वो क्या था वहाँ पर? वो चारे वगैरह की व्यवस्था का था, इसमें चारा वगैरह खिलाने के लिए, चारा वगैरह। हाँ। अच्छा, जैसे सारी व्यवस्था अंग्रेजों की थी, सारा उनका एक माहौल था, तो आज क्या मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे एज अ रिपोर्टर, क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, इस एरिया को बहुत बारीकी से समझते हैं, जानते हैं? नहीं, वैसे तो सब ठीक है, मगर आज के युग में हम जी रहे हैं, उस टाइम का युग और आज का देखते हैं तो बहुत भिन्न लगता है। अंग्रेजों का एक अलग ही खौफ था यहाँ पे। जब अंग्रेज आए और यहाँ पर रहते भी थे,
हमारे पास में ही तालाब है पांडव वाला, वहाँ पर अंग्रेजों ने वहाँ पर मुर्गाबी रहती थी उस पानी के अंदर। जब वो उसमें गए मुर्गाबी का शिकार करने के लिए, अब बल्कि हमारे जोड़ोदा पांडा के लोगों ने उनकी पिटाई कर दी थी। उनके साथ कोई महिलाएं भी थी, महिलाओं को तो छोड़ दिया था मगर पुरुषों की पिटाई करी थी। और फिर उसके बाद वो लोग गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमे चले, बल्कि 30-35 लोगों को सजा हुई थी यहाँ के जोड़ोदा पांडा के। और ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हमने बताया है कि ये जो बंगले हैं जो अपना रसूख की कहानी कहते रहे हैं, जो अपनी एक दास्तां बयां करते रहे हैं, इसकी रिपोर्ट हमने अलग अलग लोगों से तस्दीक की है। यहाँ के बुजुर्गों को लेके आए हैं और एक यहाँ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, जिन्होंने यहाँ की और पड़ताल बताई है, गहराई बताई है। हमारे नए दर्शक जितने, बल्कि नई जनरेशन जो आज खुली फिजाओं में सांसें ले रही है, आज उनको कोई पाबंदी उनके ऊपर नहीं है, बंदिश नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर वो इस आज़ादी को उनको महसूस करना है तो सीधे सीधे उनको 1947 के उस दौर को याद करना होगा, याद नहीं उसको विजुलाइज करना होगा, उसके अंदर जाना होगा, महसूस करना होगा, तब जाके समझ में आएगा। कहने को ये बंगले बहुत आलीशान थे, लेकिन इस आलीशान बंगलों के पीछे जो सिचुएशन थी, जो एक खौफनाक कहानी थी, जो हम हिंदुस्तानियों के लिए एक ऐसी दर्द भरी कहानी थी। हर हिंदुस्तानी के अंदर खौफ था, किसी हिंदुस्तानी की हैसियत औकात नहीं होती थी कि वो इन बंगलों की तरफ अपनी नज़र उठा के भी देख ले। और सिर्फ हिंदुस्तानी वो 4th क्लास के कर्मचारी यहाँ काम करते थे, जैसे झूला झूल जो उनका पंखा लगता था, क्योंकि अभी इस रिपोर्ट में बताया है इसमें लगा हुआ था, वो इस बंगले के अंदर लगा हुआ था झूलने, वो जिसे हाथ से खींचते थे। वो सिर्फ बाहर से, यानी कि बिल्कुल बाहर से उसको खींचता था, अंदर जाने की उसकी हैसियत नहीं होती थी। और उनकी मौज मस्ती, उनके एंटरटेनमेंट, उनके एंजॉयमेंट में हिंदुस्तानियों का कोई दखल नहीं होता था, किसी की कोई औकात नहीं होती थी उनको दखल देने की। इसलिए नई जनरेशन, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी से जुड़ के, सोशल मीडिया के थ्रू वो हमसे जुड़ रहे हैं, अल्टीमेट ओपिनियन से जुड़ रहे हैं, उनको इस आज़ादी की सौंधी महक जो आज उनको बहुत अच्छे से जीने के लिए उनको मिली हुई है, इसको महसूस करना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है और गुलामी की दास्तां क्या होती है। क्योंकि आज एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े थे जिनकी बातों में बड़ा खौफ नजर आ रहा था, लेकिन चूंकि रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। बने रही अल्टीमेट ओपिनियन में। मैं मोहम्मद अकरम अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा और अपने साथी डॉक्टर इफ्तिखार के साथ विदा लेता हूं। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।